अज्यूम करिए कि डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो 2:1 है और फिर ये बताइए विद रीज़न कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वुड इंक्रीज और डिक्रीज और नॉट ऑल्टर द डेट इक्विटी रेशियो। ऑल्टर मीन्स चेंज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ट्रांजेक्शन हैं कुछ। पहली ट्रांजेक्शन है इशू ऑफ न्यू शेयर्स फॉर कैश। जब नया शेयर्स फॉर कैश इशू किया जाएगा तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपका शेयर होल्डर्स फंड बढ़ जाएगा शेयर्स के इंक्रीज होने की वजह से, और करंट एसेट बढ़ जाएगा कैश के इंक्रीज होने से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे डेट टू इक्विटी रेशियो का पार्ट होता है शेयर होल्डर फंड, और डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला स्टूडेंट्स होता है नॉन करंट लायबिलिटी डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड। अब किसी भी रेशियो का अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा और न्यूमरेटर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो आपका रेशियो जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो यानी जो ये डेट टू इक्विटी रेशियो है ये क्या होगा स्टूडेंट्स, डिक्रीज हो जाएगा बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन शेयर होल्डर फंड एंड नो चेंज इन नॉन करंट लायबिलिटीज। जब डिबेंचर्स को कन्वर्ट किया जाएगा इक्विटी शेयर्स में तब क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जान लीजिए। डिबेंचर्स का जिस साल रिडम्पशन होना होता है, चाहे कन्वर्जन के थ्रू हो चाहे फॉर कैश हो, वो उस साल करंट लायबिलिटीज़ होते हैं ना कि नॉन करंट लायबिलिटीज़। लेकिन जो शेयर होल्डर फंड है वो इस इक्विटी शेयर के बढ़ने से, क्योंकि आप डिबेंचर्स को शेयर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इक्विटी शेयर इंक्रीज हो जाएंगे, यानी शेयर होल्डर फंड इंक्रीज हो जाएगा और नॉन करंट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ भी रेशियो जो है वो आपका डेट टू इक्विटी रेशियो वो डिक्रीज हो जाएगा। सेम रीज़न। सेल ऑफ फिक्स एसेट एट प्रॉफिट। अगर आप फिक्स एसेट को प्रॉफिट पे बेच रहे हैं तो यहाँ पर आपका स्टूडेंट्स 3 अकाउंट इन्वॉल्व है। एक नॉन करंट एसेट का जो फिक्स एसेट है, एक कैश का जो पैसा आया है बेच के जो करंट एसेट है, और जो प्रॉफिट है वो आपका शेयर होल्डर फंड का पार्ट है। तो नॉन करंट एसेट कम हो जाएगी, करंट एसेट बढ़ जाएगी, उससे हमारे डेट टू इक्विटी रेशियो में फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो प्रॉफिट की वजह से शेयर होल्डर फंड बढ़ जाएगा और सिर्फ डिनोमिनेटर बढ़ेगा, नॉन करंट लायबिलिटी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपका डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। अगली ट्रांजैक्शन देखिए स्टूडेंट्स, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑन लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस। यानी फिक्स एसेट खरीदी गई है और जो पेमेंट है वो लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट के बेसिस पे किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर भी एक नॉन करंट एसेट बढ़ रही है और बढ़ रहा है आपकी नॉन करंट लायबिलिटी, क्योंकि ये पेमेंट जो है लॉन्ग टर्म बेसिस पे किया जाएगा। यानी ये जो लायबिलिटी बढ़ रही है वो आपकी एक नॉन करंट लायबिलिटी है, एक तरह से लॉन्ग टर्म लोन बढ़ रहा है आपका, और सिर्फ नॉन करंट लायबिलिटी ही बढ़ रही है, शेयर होल्डर फंड पे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और अगर डेट टू इक्विटी रेशियो में सिर्फ नॉन करंट लायबिलिटी बढ़ेगी यानी सिर्फ न्यूमरेटर ही बढ़ेगा तो रेशियो भी बढ़ेगा। तो इस बार आपका डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो इंक्रीज हो जाएगा स्टूडेंट्स। अगली ट्रांजैक्शन है पेमेंट टू क्रेडिटर्स। अब आप क्रेडिटर्स को अगर पेमेंट करेंगे तो यहाँ पर एक करंट एसेट कम हो जाएगी और एक करंट लायबिलिटी कम हो जाएगी, बट ये पक्का है कि ना ही डेट नॉन करंट लायबिलिटी पे फर्क पड़ेगा ना ही आपका शेयर होल्डर फंड पे फर्क पड़ेगा, यानी ना ही डेट पे फर्क पड़ेगा ना ही आपके इक्विटी पे फर्क पड़ेगा। तो आपका डेट टू इक्विटी रेशियो अनचेंज रहेगा, इट विल नॉट चेंज, इट विल रिमेन अनऑल्टर्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गए सारे एक्सप्लेनेशन इनके।